जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 9 तारीख को उपराष्ट्रपति चुनाव होने वाला है और इससे पहले विपक्ष की धड़कनें बढ़ गई हैं और विपक्ष में इंडी गठबंधन के नेताओं की खास तौर से धड़कनें तेज हो गई है, क्योंकि हार का डर तो है ही, साथ ही कितनी बुरी तरह हारेंगे इसका भी डर सताने लगा है। और इसीलिए अभी से क्रॉस वोटिंग की बातें, संसद चुराने की बातें, संविधान बचाने की, आत्मा की आवाज की बातें होने लगी है। चाहे इनके उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हो या इंडी गठबंधन के नेता हो, उनका डर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। और उनकी परेशानी तो बढ़ा दी है दो विपक्षी दलों ने, जिनसे इन्हें बड़ी उम्मीद थी कि इनके पक्ष में वोट बढ़ेगा, इनके संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन इन दो दलों ने चुनाव में हिस्सा लेने से ही मना कर दिया है। और ये है के टी रामाराव की पार्टी बीआरएस और नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी। जब से लोकसभा चुनाव हुए हैं तो कांग्रेस को लगने लगा है कि बीजेडी तो हमारे ही पक्ष में आ गई है, अब तो हमारे ही पक्ष में वोट पड़ेंगे। बीजेडी के 7 सांसद हैं और बीआरएस के 4 सांसद हैं, तो इनको तो लगा था कि हमारे पक्ष में वोट डलेगा तो संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन नवीन पटनायक तो अपने हिसाब से चलते हैं, उनको कांग्रेस की राजनीति नहीं करनी है, उनको ना ही इंडी गठबंधन वालों में पड़ना है, और साथ ही वो अपने स्टेट की पॉलिटिक्स भी मैनेज करते हैं, क्योंकि वहां पर उनका मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी से है। बीजेपी इस बार सत्ता में आई है और बीजू जनता जो है वो विपक्ष में है। लेकिन इससे पहले बीजेडी, जब तक उड़ीसा में दोनों के बीच टक्कर नहीं थी, तो इससे पहले बीजेडी हमेशा एनडीए के साथ रही है, उसका हिस्सा नहीं रही, लेकिन मौकों पर, अलग अलग मौकों पर समर्थन दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नवीन पटनायक या उनके नेता पूरी तरह से विरोध की राजनीति में डूब गए हैं। उन्हें भाजपा की हर चीज का विरोध ही करना है, ऐसा नहीं है। वो एक तरह से एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा नहीं है वो उड़ीसा में बीजेपी का विरोध नहीं करते, लेकिन ममता बनर्जी की तरह नहीं है कि अब एक अपने राज्य को बचाने के लिए देश की हर चीज का विरोध करो, चाहे कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, और तुष्टीकरण की राजनीति में डूब जाओ। बीजू जनता दल के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए नवीन पटनायक ने ये चीजें मैनेज करते हुए इससे वो पीछे हट गए। बीआरएस की तो सीधी सीधी टक्कर कांग्रेस से है, तो बीआरएस तो वैसे भी कांग्रेस का समर्थन नहीं कर सकती थी, लेकिन क्योंकि वहां पर बीजेपी भी एक पार्टी के तौर पर है, और दूसरी बात बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से ही है, तो ऐसे में बीआरएस के सामने एक दुविधा थी, तो वो इससे पीछे ही हट गए, कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। अब पीछे हटने से ये होता है कि संख्या कम हो जाती है। अब ओवरऑल संख्या कम हो गई तो बहुमत का आंकड़ा भी कम हो जाता है। हालांकि ये अब चुनाव के दिन ही पता चलेगा, अभी तो इन्होंने अनाउंसमेंट की है और उसके हिसाब से आंकड़े उस दिन तय होंगे। लेकिन अब इससे विपक्ष की संख्या घटना तय है। जो इनको लग रहा था कि पूरी तरह से नहीं तो कुछ तो हमारे पक्ष में पड़ जाएंगे, लेकिन अब वो होने वाला होता हुआ नहीं दिख रहा है। और बात सिर्फ बीआरएस और बीजेडी की नहीं है, दूसरी पार्टियां भी है विपक्ष की जो कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को झटका दे सकती है, जिनमें खुद आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी हालांकि अभी तक तय नहीं किया है और वो खुलकर भी समर्थन नहीं करेगी, लेकिन उसके अपने सांसद हैं, जैसे कि स्वाति मालीवाल, वो तो कह चुकी है कि वो एनडीए का समर्थन करेंगी। अब राघव चड्ढा किस तरफ जाते हैं, आजकल वो भी केजरीवाल के साथ उनकी आर पार दिख रही है, वो अपना अलग प्रचार करने में लगे हैं। पंजाब में केजरीवाल अपना अलग प्रचार कर रहे हैं, राघव चड्ढा किस तरफ वोट देते हैं। तो इनकी पार्टी में भी इनके पास 11 सांसद हैं, अभी तो 10 ही बचे हुए हैं, और वो कब वो किसको वोट देंगे, उसमें से कितने इंडी गठबंधन को वोट देंगे, ये स्पष्ट नहीं है। वहीं शरद पवार भी एनडीए की तरफ उनका झुकाव रहा ही है। इन दिनों में वक्फ बोर्ड में भी उन्होंने कोई व्हिप जारी नहीं किया, कर सकते थे, और बल्कि वो खुद वोट देने नहीं आए और उनकी पार्टी के कुछ सांसदों ने एनडीए को वोट दिया है। यहाँ से उद्धव ठाकरे, क्योंकि हालांकि वो सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में दिख रहे हैं, पर सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उन्हें बधाई भी दी थी संजय राउत ने। तो ऐसे में हो सकता है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद भी कुछ क्रॉस वोटिंग कर दे, क्योंकि इसमें व्हिप जारी नहीं होता है, और व्हिप जारी नहीं होने का मतलब है कि कोई अगर कहीं और भी वोटिंग कर देगा तो उसमें कोई दल बदल लागू नहीं होगा और उससे कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर इन्हें शिवसेना का भी खतरा है। टीडीपी की बहुत कोशिश की इन्होंने मनाने की भी, सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश के, लेकिन टीडीपी नहीं मानी। और इनकी सबसे बड़ी सहयोगी डीएमके, 28 सांसद वाली डीएमके के साथ तो बड़ी मुसीबत हो गई है, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के हैं और बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र के हैं। अब आंध्र तमिल का तो अपना एक पुराना इतिहास है इनके आपसी झगड़े का, और उसमें भी सीपी राधाकृष्णन, अब क्योंकि उनके संबंध भी अच्छे रहे हैं, इनकी पार्टी के नेता उनकी तारीफ भी करते रहे हैं, और ये लोग तमिल की राजनीति करते हैं, तमिल प्राइड की बात करते हैं। ऐसे में सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ वोट देना
डीएमके के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डीएमके की पूरी राजनीति पर इसका असर होगा और इसका इस्तेमाल एआईएडीएमके और बीजेपी दोनों करेंगे। ऐसे में स्टालिन कोई भी क्लियर नहीं कर रहे हैं कि किस तरफ वोट देंगे, और ये भी संभव है कि विप ना होने के कारण उनके नेता, और ये हो सकता है कि उनकी लीडरशिप की सहमति से ही उनके कई सांसद जो हैं वो सीपी राधाकृष्णन को वोट कर दें। तो आप देखिए इसके बाद जो है अब कितने ही जो इनके पक्ष के सांसद दिख रहे हैं वो जाते हुए दिख रहे हैं एनडीए में, और एनडीए का कोई इधर आता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर किसी को भी चुनाव में वोट ही करना है, छोटी पार्टियां हैं, वो क्यों नहीं सत्ता पक्ष में करेंगी वोट? उनको उसके साथ ज्यादा फायदा है, वो क्यों इनके साथ वोट करेंगे? और ऊपर से इनके अपने ही साथी जो है वो इधर के वोट करने को तैयार नहीं है, तो कोई और क्यों इनका साथ देगा? और इसीलिए बी सुदर्शन रेड्डी को काम पर लगा दिया है। वो मिल रहे हैं अलग अलग नेताओं से, जिनमें अभी लालू यादव से मिले। अब आप देखिए, जिससे बीजेपी ने भी सवाल उठाया है कि लालू यादव दोषी व्यक्ति हैं भ्रष्टाचार में। भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया है, और उनके साथ सुदर्शन रेड्डी जो है वो तस्वीर खिंचवा रहे हैं, जो कि खुद एक जज रहे हैं, तस्वीर खिंचवा के वोट मांग रहे हैं। तो आप देखिए, एक व्यक्ति जो नॉन पॉलिटिकल फिलहाल के लिए तो नॉन पॉलिटिकल है टेक्निकली, वो वोट के लिए उसकी क्या हालत है। और जो जिनकी तो पूरी की पूरी राजनीति ही इनके पक्ष वालों की, अपना पूरा करियर ही राजनीति पर टिका हुआ है, तो वो क्या करेंगे? वो तो अपराधियों को गले लगाएंगे ही। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को लालू यादव कभी बुरे लगते थे, अब वो अच्छे लगने लगे हैं। कांग्रेस की सरकार में कभी लालू यादव पर केस हुआ था, आज लालू यादव के पैर छूते हैं। तो ये स्थिति है इन लोगों की कि अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और सुदर्शन रेड्डी, बी सुदर्शन रेड्डी, उन्होंने एक वीडियो संदेश भी जारी किया और उसमें अपने लिए वोट मांगा, और उन्होंने वही बातें की, अंतरात्मा की आवाज सुने, हमें देश बचाना है, ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये हमें संविधान बचाना है। वही बातें बोल रहे हैं जो बातें इंडी गठबंधन वाले, जो बातें राहुल गांधी बोलते रहते हैं। पूरा वही एजेंडा चल रहा है। उपराष्ट्रपति का चुनाव है, क्या देश बचाना है? आप जनता से बोलते हैं ये सब बातें, आप यहाँ सांसदों से बोलेंगे ये सब बातें। वो सांसद जो आप लोगों की सारी हकीकत जानते हैं, पूरी राजनीति में क्या हो रहा है ये तो पता ही रहता है, कौन किसके लिए कौन तुष्टीकरण कर रहा है, कौन सत्ता हथियाना चाहता है, कौन जो है विदेशियों के साथ मिलकर यहाँ पर साजिश कर रहा है, ये किसी से छुपा हुआ थोड़ी है। संविधान की बात क्यों की जाती है, ये राजनीतिक गलियारों में सबको साफ है। तो फिर कौन सी अंतरात्मा की आवाज? अंतरात्मा की आवाज यही है कि हमें सपोर्ट करे, तो वो अंतरात्मा की आवाज है। अब ये तो चुनाव के दिन पता चल जाएगा कि अंतरात्मा कहाँ जाती है। लेकिन सुदर्शन रेड्डी पूरी तरह से राजनीतिक रंग में रंगे हुए लग रहे हैं। कहने भर को ये नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन असल में पॉलिटिकल अलाइनमेंट, इनका राजनीतिक झुकाव साफ दिख नजर आ रहा है। ये उन्हीं चीजों के आधार पर वोट मांग रहे हैं, उसी विचारधारा के हैं जिस विचारधारा पर अभी कांग्रेस चल रही है। और ये तो वैसे भी ये वामपंथी विचारधारा से प्रेरित बताए जाते हैं, उससे प्रभावित बताए जाते हैं, और इनके विचार उसी के आसपास रहे हैं। और आजकल कांग्रेस भी वामपंथियों से घिरी हुई है। तो इन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने सभी तरीके, सभी तिगड़में अपनानी शुरू कर दी है। जहां भी सुदर्शन रेड्डी अपने लिए प्रचार कर रहे हैं, वही कांग्रेस क्रॉस वोटिंग कहकर, सांसदों को चुराने की बात कहकर अपनी हार पर तो मोहर लगा रही है, लेकिन अपने समर्थकों को उसी तरह बेवकूफ बना रही है जैसे कि लोकसभा चुनाव में बेवकूफ बनाती है कि हम तो जीत रहे थे जी, ये तो चुनाव आयोग ने ही गड़बड़ कर दी, ये तो ईवीएम ने ही गड़बड़ कर दी, हमें तो जनता पसंद करती है। तो वो सही चीज पर तो कभी ध्यान नहीं देते कि हमें जनता क्यों नहीं पसंद कर रही है, बल्कि इसको ढकने के लिए ईवीएम और बैलेट पेपर और चुनावी प्रक्रिया सबका सहारा लेते हैं। तो यही एक माहौल अभी बनाने की कोशिश है, क्योंकि नंबर्स इनके पक्ष में नहीं है। हम नंबर्स पर भी बात कर लेते हैं कि अभी कौन किस तरफ दिख रहा है। देखिए, इस वक्त लोकसभा में 542 सीटें हैं, 1 खाली है। राज्यसभा में 239 है, 6 खाली है। तो कुल मिलाकर हो गए 781। अब बहुमत के लिए चाहिए 391, वो भी प्रथम वरीयता में, क्योंकि वरीयता के हिसाब से होता है। अगर प्रथम वरीयता में नहीं मिलता तो फिर दूसरी वरीयता में देखा जाता है। अब एनडीए की बात करें तो लोकसभा में इनके पास 293 और राज्यसभा में 125 सांसद है, तो कुल हो गए 418। इंडी गठबंधन की बात करें तो लोकसभा में 232 और राज्यसभा में 83, तो कुल हो गए 315। अब इसमें 48 जो है वो निर्दलीय है, स्वतंत्र है, उनका फैसला होना अभी बाकी है। अब 418 वोटों के साथ एनडीए आराम से बहुमत पाता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि एक तो जो निर्दलीय हैं वो भी अपना फैसला लेंगे, कुछ वोट उनके इधर और कुछ वोट उधर भी जुड़ सकते हैं, लेकिन जो क्रॉस वोटिंग होनी है उससे एनडीए का आंकड़ा कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है।
और इतना ही नहीं, ये तो वोट इधर से उधर दूसरों के होंगे, बल्कि कांग्रेस को भी अपना खतरा है। कांग्रेस को भी पता है शशि थरूर वोट करने से रहे, मनीष तिवारी वोट करने से रहे, क्योंकि राहुल गांधी के जो तरीके हैं उनसे ये लोग खुश नहीं है। और भी कुछ सांसद हैं कांग्रेस के जो कि ये राहुल गांधी लंगड़ा घोड़ा, बूढ़ा घोड़ा, बारात का, शादी का घोड़ा, ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पुराने नेताओं को इग्नोर कर रहे हैं, और वो नेता बिल्कुल इससे असंतुष्ट हैं। और क्योंकि विप नहीं है तो यहाँ कांग्रेस में भी सेंधबाजी हो सकती है, और ये कांग्रेस को पता भी है। डर इसी सबके लिए है, ये कांग्रेस को पता भी है, जो इतने दिनों से मोर्चा खोले बैठे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में वोट देने वाले नहीं है। तो ऐसे में इंडी गठबंधन की ये जो बाहरी संख्या होती है, पूरा विपक्ष एकजुट है, वो विपक्ष एकजुट है, वो असली संख्या निकल आएगी, और सरकार के पास कितना बहुमत से ऊपर कितना बड़ा आंकड़ा है ये भी साफ हो जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।